हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आप सभी का जो है एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए एग्जाम एंटीबायोटिक का जो लॉन्ग क्वेश्चन था, 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस सेशन में करवाया गया था, जिसका नाम था मलेरिया, एड्स और कैंसर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से करवाने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। तो ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। तो 2 नंबर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन अभी शुरू करेंगे कि पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का उल्लेख करें, यानी प्लांट ब्रीडिंग में भाग लेने वाले जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सभी को एक एक करके डील करना। यानी इतना ही आसानी तरीके से आपको बता रहे हैं, इतना ही पॉइंट आपको वहां पर कवर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछे तब ज्यादा फालतू को उसमें लिखने की जरूरत नहीं होगा। जैसे पादप प्रजनन में भाग लेने वाले चरण 5 है। कितने चरण है? 5। याद रखिएगा 5 चरण इसमें भाग लेता है। कहते सबसे पहला चरण है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएबिलिटी का संग्रह। किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का जो है ये जड़ होता है। मतलब जड़ का मतलब होता है जब आप कोई भी प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं या एनिमल ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबिलिटी को जब तक आप संग्रहित नहीं कीजिएगा तो आगे आप पादप प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो पादप प्रजनन का ये सबसे प्रमुख चरण है, प्रथम चरण है। इसके बिना कोई अगला स्टेप शुरू नहीं होगा। इसीलिए इसके लिए एक टर्म दिया गया है कि यह किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का रूट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो वेरिएबिलिटी के संग्रह का अर्थ होता है पादप नस्ल का संग्रह। क्या होता है? पादप नस्ल यानी प्लांट वेराइटी, यानी जितने भी प्लांट वेराइटी होंगे, प्लांट वेराइटी का क्या होगा? संग्रह। तो प्लांट वेराइटी को संग्रहित करना ही कहलाता है वेरिएबिलिटी का संग्रह। ठीक है, कहते हैं कि इंटायर संग्रह यानी इंटायर संग्रह में पौधा हो जाएगा या इसके बीज हो जाएंगे। तो इंटायर संग्रह जिसमें सभी एलील, यानी बीज में जो सभी एलील होते हैं या जीन होते हैं उसके फसल में होते हैं, यानी कि जितने भी फसल होते हैं उसके जीन और या उसका जो एलील होता है उसको संग्रहित करेंगे तो वो कहलाता है जर्म प्लाज्म संग्रह, यानी कि जर्म प्लाज्म जनन द्रव्य का संग्रह कहलाता है। कहते हैं कि दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हमने समझ गया कि वेरिएबिलिटी का संग्रह कैसे किया जाएगा। पादप प्रजनन का ये पहला चरण है जिसमें आप जब तक ले वेरिएबिलिटी को संग्रहित नहीं करते, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पौधे के नस्ल को आप जब तक ले चयन नहीं करते तब तक आपका पादप ब्रीडिंग संभव नहीं होगा या स्टार्ट नहीं होगा। कहते हैं कि जनक का चयन एवं मूल्यांकन, एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, यानी जनक का चयन एवं मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो जर्म प्लाज्म का मूल्यांकन जो हम लोग किए हैं, तो जर्म प्लाज्म का मूल्यांकन पौधे के डिजायरेबल लक्षण के साथ किया जाता है। यानी कि इस चरण में आप क्या कीजिएगा कि जो जर्म प्लाज्म का आप संग्रह किए हैं उसमें क्या कीजिएगा कि उसके साथ पौधे के डिजायरेबल लक्षण को भी चुनना पड़ेगा। यानी पौधे में कौन कौन से लक्षण अच्छा है इसको चुनने का काम करना होगा। अब कहते हैं चयनित पौधे का मल्टीप्लाई कराएंगे, चयनित पौधे का जो मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद फिर उसका प्रसंकरण करवाएंगे, यानी कि चयनित पौधे की संख्या बढ़ा करके फिर इसका प्रसंकरण करवाएंगे। बस यही चीज इस्तेमाल होता है इस चरण में। कहते हैं कि तीसरा चरण दिया हुआ है चयनित जनक के बीच प्रसंकरण, यानी चयनित जनक के बीच पर प्रसंकरण, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग विथ सेलेक्टेड पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट, यानी चयनित जनक के बीच प्रसंकरण। कहते हैं ये बहुत समय, ये क्या करता है, ये बहुत समय यानी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यानी यह बहुत समय कंज्यूमिंग एवं टीडियस प्रक्रिया है। यह स्टार लाइन है, टीडियस वर्ड यूज कर सकता है कि पादप प्रजनन के कौन से चरण में टीडियस वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो यह बहुत समय कंज्यूमिंग एवं टीडियस प्रक्रिया है। ठीक है, कहते इसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाला जनक एवं रोग प्रतिरोधी जनक के बीच प्रसंकरण होता है। यानी हाई प्रोटीन क्वालिटी के जो पेरेंट होते हैं उसको हम लोग डिजीज रेसिस्टेंस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, और जो प्राप्त होता है फिर उसको हम आगे क्या करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर। तो सुपीरियर क्या बोलते हैं? सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट।
अब कहते हैं कि चौथा स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग का कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट का परीक्षण एवं चयन। जो भी आपका यानी कि जब आप उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाले जनक को रोग प्रतिरोधी जनक के बीच संकरण करवाया है, तो जो आपको तीसरा जो पौधा प्राप्त हुआ है उसको सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। अब इस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट का परीक्षण करना है, फिर उसको छांटना है। क्या करना है, पहले जांच करके उसको छांट देंगे। तो कहते हैं चयन प्रक्रिया प्रजनन के लिए सफलता का प्रतीक होता है। यानी कहा जाता है कि सिलेक्शन प्रोग्राम जो होता है बहुत ही ज्यादा सक्सेस माना जाता है। किसके लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए। कहते हैं इसके अंतर्गत प्रोजेनी माने जो नए पौधे बनते हैं, प्रोजेनी के वैज्ञानिक मूल्यांकन की जाती है। यानी इसे वैज्ञानिक रूप से एवेलुएट किया जाता है। जैसे कि आप रोबोट पिक्चर में देखे होंगे कि रोबोट जब क्या करता है कि साइंटिस्ट रजनीकांत जब रोबोट को बना लेता है तो वो बनाने के बाद क्या करता है, उस एक कमेटी में जाता है, रोबोटिक कमेटी होती है जहां पर रजनीकांत के सीनियर साइंटिस्ट सब होते हैं। वो क्या करता है कि उस रोबोट को चेक करता है कि ये जो है कि विपोन्स यानी आर्मी विपोन्स के लायक है या नहीं है, यानी हमारी सेना को ये मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसके लिए उसको एवेलुएट किया जाता है, तो मूल्यांकन किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो भी पौधा आपने बनाया है उसे उसको क्या करेगा, वैज्ञानिक तरीके से, यानी जितने भी साइंटिस्ट होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, वो सभी वैज्ञानिक इसको मूल्यांकन करेगा, एवेलुएट करेगा। जब ये पास करेगा तभी आप आगे जा करके उसको बेच सकते हैं, फिर उसको आप एग्रीकल्चर उसका कर सकते हैं, ये आगे इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र में उसको आप कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इसके अंतर्गत प्रोजेनी को यानी नए पौधे के वैज्ञानिक मूल्यांकन की जाती है। ये चौथा स्टेप में हो गया कंप्लीट। लास्ट स्टेप है कि नई कल्टीवर के परीक्षण, मुक्त एवं व्यापारीकरण। यानी कहा जाता है कि टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। यानी कि टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। नई कल्टीवर के परीक्षण, मुक्त एवं व्यापारीकरण। जो पौधे आपने बनाया है उसको क्या किया जाएगा कि पहले परीक्षण किया जाएगा, फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। किसके लिए, व्यापारीकरण के लिए भी आपको रिलीज यानी बेचने के लिए भी। जैसे बीज बनाए तो बीज मार्केट में बेचेंगे, फिर वही बीज को किसान क्या करेगा, लेकर के उस खेत में लगाएगा, पौधा यानी फसल को उपजाएगा। तो नई कल्टीवर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स क्वालिटी के होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के रूप से बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़िया गुणवत्ता वाला होता है और रोग प्रतिरोधी होता है। यानी जितने भी पौधे नई कल्टीवर जो होते हैं उसमें दो गुण मिलेंगे, कृषि के रूप से ज्यादा उपजाऊ होगा और उसमें रोग प्रतिरोधी कैपेसिटी ज्यादा होगा, रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगा। कहते साइंटिस्ट जो होता है पौधे को एवेलुएट कहाँ करता है, परीक्षण कहाँ करता है, तो एक संस्था है हमारे यहाँ भारत में, इंडिया में, जो दिल्ली में स्थापित, उसको कहते हैं ICAR। ICAR जो एक ऐसा संस्था, एग्रीकल्चर संस्था है जहां पर आपका स्वामीनाथन, जिसको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, MS स्वामीनाथन भी वहां पर क्या किए थे, रिसर्च किए थे, अभी भी तैनात है ना। चलिए आप कहते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आपका जो है भारतीय काउंसिल, ये कृषि अनुसंधान केंद्र है बना हुआ ICAR में। तो बस यहाँ के ही साइंटिस्ट आपके न्यू कल्टीवर का टेस्टिंग करता है, फिर उसको रिलीज करता है, किसके लिए, कॉमर्शियलाइजेशन के लिए। कॉमर्शियलाइजेशन होगा तो वहां से फार्मर क्या करेंगे, लेंगे और अपने खेतों में लगाएंगे, तो फिर वो नए पौधे को डेवलप करेंगे। चलिए एक इसी में एक क्वेश्चन आता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है। तो कहते हैं ब्रीडिंग के दौरान जब म्यूटेशन का इस्तेमाल होता है तो उसको कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए। अब कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग के दौरान क्या होता है कि गेहूं के नस्ल बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं सोनारा, यानी कहा जाता है सारवती सोनारा। तो कहा जाता है सारवती सोनारा जो है गेहूं का एक ऐसा किस्म है जिसे म्यूटेशन ब्रीडिंग से विकसित किया गया। लघुत्तरीय प्रश्न में म्यूटेशन ब्रीडिंग PYQ है, ये पूछा जा चुका है कि उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है। तो तब कहा जाता है कि पादप प्रजनन के दौरान यदि म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन का इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। कहते हैं इसके द्वारा गेहूं के एक नए नस्ल जिसको कहते हैं सारवती सोनारा, उसको विकसित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है एग्जाम एंटीबायोटिक्स, जिसको कहते हैं बहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, यानी माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यानी सूक्ष्मजीव का जो है हम लोग लाभ लेंगे किस क्षेत्र में, तो बहित मल उपचार में। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बहित मल क्या है, व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या है, बहित मल क्या है। तो कहते हैं नगर पालिका अपशिष्ट को हम लोग बहित मल कहते हैं, यानी कि म्युनिसिपल वेस्ट
म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, बहित मल कहते हैं। नगर पालिका अपशिष्ट को क्या बोलते हैं, बहित मल कहते हैं। कहते हैं कि बहित मल हम लोग किसको कहेंगे, तो नगर पालिका अपशिष्ट को, और बहित मल का ही अंग्रेजी सीवेज होता है। कहते हैं सीवेज में मुख्य रूप से क्या होता है, मानव का मलमूत्र होते हैं। क्या होते हैं, मलमूत्र होते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थ भी होता है ना, कार्बनिक पदार्थ भी होता है जो प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, नदी में तालाब में विसर्जित नहीं किया जाता है ना, इसको याद रखिएगा। यानी कि बहित मल में सबसे अधिक मात्रा में किसका संगठन मिलेगा, मानव मलमूत्र का और जंतुओं के मलमूत्र का मिलेगा। लेकिन कार्बनिक पदार्थों के भी कुछ मात्रा होंगे जो पेपर से, फाइबर से या फैक्ट्री से निकल करके वो जल में जाता है। कहते हैं ये सभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते, ये वो प्रत्यक्ष तरीके से जाता है, किसी न किसी के रूप में वो जाता है, पहुंचता है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। कहते हैं अपघटन के लिए प्राकृतिक रूप से विषमपोषी सूक्ष्मजीव सीवेज में होते हैं। ये बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है कि जो प्राकृतिक रूप से विषमपोषी सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो बहित मल में होते हैं। किसके लिए, अपघटन के लिए होते हैं। यानी कि जितने भी बहित मल है, यानी प्रदूषित जल जो है उसके अंदर में विषमपोषी सूक्ष्मजीव जो होता है वो क्या करता है, तो उस गंदगी को साफ करता है, जिससे वाटर आपका क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। चलिए, तो ये फायदेमंद होता है। कहते हैं बहित मल के उपचार कैसे किया जाता है, 2 स्टेप में करेंगे। तो पहला स्टेप है प्राथमिक उपचार। कहते हैं यह मुख्य रूप से क्या करता है, कणों को, यानी जल में उपस्थित कणों को क्या करता है, भौतिक विधि से अलग करता है, भौतिक विधि से। इसमें भौतिक विधि 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्षरण जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, एक होता है अवसाद जिसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो कहते हैं फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जल में उपस्थित कणों को अलग कर लेते हैं। अब कहते हैं फिल्ट्रेशन किस प्रकार के कण को अलग करता है, तो फ्लोटिंग डिब्रीज, यानी लसलसापन जो होता है, पानी के ऊपर ऊपर जो तैरते रहता है कण, उसको जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग डिब्रीज। तो फ्लोटिंग डिब्रीज को ये क्या करता है, अलग करता है जल से। दूसरा है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन विधि से क्या होता है, ग्रीट को अलग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव लाइन है, किसको अलग किया जाता है, ग्रीट को। और ग्रीट जो होते हैं वो ठोस प्रकृति के होते हैं, और इसमें क्या होता है, छोटा छोटा पेबल्स होते हैं, छोटा छोटा पेबल्स होते हैं, या सॉलिड यानी कि ठोस प्रकृति के होते हैं, कण हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। कहते हैं जो ठोस प्रकृति के होते हैं उसको प्राइमरी असलज कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि प्राइमरी असलज क्या है, तो बोलिएगा ठोस प्रकृति के जो जल में कण मिलते हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी असलज। प्राइमरी असलज जो होता है प्राइमरी एफ्लुएंट के रूप में स्पष्ट होता है, प्रदर्शित होता है, और इसको क्या किया जाता है, प्राथमिक सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। किसके लिए, द्वितीय उपचार के लिए भेजा जाता है। तो परीक्षा में सवाल आएगा कि द्वितीय उपचार के लिए किसको भेजा जाता है प्राथमिक सेटलिंग टैंक में, तो प्राइमरी एफ्लुएंट को भेजा जाता है। फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्राथमिक सेटलिंग टैंक में क्या इस्तेमाल होता है, तो प्राइमरी एफ्लुएंट इस्तेमाल होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो आपको नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे प्राथमिक उपचार, फर्स्ट सेशन में बताया, द्वितीय उपचार आपको सेकंड सेशन में लेकर आएंगे। और सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। और दूसरी बात ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सभी को इग्नोर ना करें, एक एक करके बढ़िया से देखें, रिवाइज करें, और रिवाइज करके फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसको कहेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। थैंक यू।